हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम फंडामेंटल ऑफ लाइफ चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं, बट टुडे आई विल बी टेलिंग अबाउट सेल वॉल एंड सेल न्यूक्लियस। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल वॉल एंड इट्स फंक्शन, and what is nucleus and its importance, what is prokaryotic cell and eukaryotic cells. Okay, coming to cell wall, plant cell in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering called cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. Okay, तो ये हमारा एक सेल है, बेसिकली ये हमारी न्यूक्लियस है। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, बट आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल क्या होता है। तो सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल। तो बेसिकली ये हमारी सेल वॉल है, इसे मैं CW के नाम से डिनोट करूंगी। ओके, दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, तो बेसिकली हमारी जो सेल वॉल है ये किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। ये मैंने जो डायग्राम बनाया एक रफ डायग्राम एक प्लांट सेल का है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। लिविंग प्लांट सेल है जिसमें एक सेल वॉल प्रेजेंट है। दिस इज द न्यूक्लियस। और जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से कंपोज्ड होती है। ठीक है, सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। अब बेसिकली जब सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है तो सेल्यूलोज का क्या रोल होता है कि वो एक बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसी प्लांट को। When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. जब प्लांट सेल वाटर को लूज करता है, किससे लूज करता है? थ्रू ऑस्मोसिस। लिविंग प्लांट सेल अगर वाटर को लूज करेगा थ्रू ऑस्मोसिस तो उसमें क्या होता है? श्रिंकेज होगा। जब वाटर लूज करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? श्रिंकेज होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ओके, एक एक्टिविटी दे रखी है तो मैं उस एक्टिविटी को समझाना चाहूंगी। एक माउंट द पील ऑफ रोयो लीफ, एक रोयो लीफ लिए, पील लिया है मतलब एक झिल्ली ली है एक लीफ की। उसे क्या किया हमने? एक हाई पावर माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो उसमें क्या ऑब्जर्व किया कि स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स उसको नजर आए, जिसको उसने कहा क्लोरोप्लास्ट है ये। ठीक है, तो दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। अब उसमें क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन ग्रैन्यूल्स उसमें नजर आया तो उसमें ग्रीन सब्सटेंस भी था। ठीक है, तो उसको उसमें क्या बोला? क्लोरोफिल। दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। फिर हमने क्या किया कि पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड, वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। अब हमने क्या किया कि जो पील थी ना उसको एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन में डाला, शुगर के या फिर सॉल्ट के, उसको हमने माउंट कर दिया फिर से स्लाइड में। ठीक है, और उसके बाद थोड़े मिनट के बाद देखा तो हमने क्या देखा? नाउ प्लेस सम रोयो लीव्स इन अ बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब हमने उसमें लीफ को क्या किया? एक बॉइलिंग वाटर में रखा कुछ मिनट के लिए। दिस किल्स द सेल, देन माउंट वन लीफ ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप। अब इसमें क्या किया कि जब बॉइलिंग वाटर में रखा तो उसमें क्या हुआ कि जो सेल थे ना उसके मर चुके थे। अब उसको हमने एक स्लाइड के नीचे देखा तो हमने माइक्रोस्कोप की जब नीचे देखा तो उसका क्या ऑब्जर्वेशन था? पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ, वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व इट अगेन। फिर हमने उसके जब उसके सेल्स जो थे वो किल हो चुके थे, फिर हमने माइक्रोस्कोप के देखा, फिर हमने उसमें सोल्यूशन लगाया शुगर या सॉल्ट का, तो उसमें ये हमने देखा इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स आर एबल टू अब्सॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। इसमें फाइंडिंग ये निकली इनकी कि जो भी लिविंग प्लांट सेल्स होते हैं वो ही वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, किससे? थ्रू ऑस्मोसिस से। ठीक है, सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग इट। इन सच मीडिया द सेल टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। जब हमारा वाटर प्लांट सेल जो है एक लिविंग प्लांट सेल को जब हम देखेंगे कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर लूज कर रहा है थ्रू ऑस्मोसिस, तो वो जो प्रोसेस है वो सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही देखी जा सकती है। अब उसके बाद क्या हुआ? द सेल swells building up pressure against the cell wall. The wall exerts an equal pressure against the swollen cell. Because of their wall, such cell can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cell. अब हमारी ये सेल जो थी लिविंग प्लांट सेल है, ठीक है, इसमें चारों तरफ से वाटर है। ठीक है,
ये हमारी न्यूक्लियस है, चारों तरफ से वाटर है, ये हमारी सेल वॉल है, ठीक है। तो इसमें जो प्रेशर आ रहा है ना वाटर का, तो सेल वॉल क्या कर रही है, रोक रही है, एक प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो अंदर का जो सेल है ना वो भी रोक रहा है, ठीक है। दोनों एक तरफ से प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो सेल जो है वो बच जाए। द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट दी स्वॉलन सेल। अब क्योंकि जो सेल है ना ये स्वॉल हो चुकी है, तो दोनों तरफ से ये सेल वॉल भी प्रेशर अपना लगा रही है और सेल भी अगेंस्ट इक्वल प्रेशर लगा रही है, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर वॉल सच सेल कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन दी सराउंडिंग मीडियम दैन एनिमल सेल। नाउ मूविंग ऑन टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हमारा ये एक सेल है, ये हमारी न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ एक और सराउंडिंग है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमारी सेल वॉल हो गई थी, ठीक है। ये न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ एक कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म, ओके। अब जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, इसमें पोर्स प्रेजेंट है। किस लिए प्रेजेंट है, ताकि ट्रांसफर हो सके मटेरियल का फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड टू द साइटोप्लाज्म। इसमें जो भी ट्रांसफ़र होगा ना, ताकि साइटोप्लाज्म में वो चीज़ पहुंच सके, जो भी मटेरियल है वो पहुंच सके, इसलिए वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पोरस है, पोर्स है, उसमें पोर्स प्रेजेंट है। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। हमारी ये न्यूक्लियस है ना, इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं। अब जो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक रॉड शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स क्या करता है, कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब इसके अंदर क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो इनहेरिट करेगा, जो भी कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से लेकर उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट करेगा। ये क्रोमोसोम का काम है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब जो ये जो क्रोमोसोम एक रॉड शेप स्ट्रक्चर आपको जो नज़र आ रहे हैं ना, इसके अंदर भी ना डीएनए है और एक प्रोटीन है, दो पार्ट से बना है, डीएनए और प्रोटीन से। अब डीएनए क्या करता है, एक इंजीनियर है, डीएनए को आप समझ लीजिए एक इंजीनियर का काम करता है, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि सेल कैसे बनेगा, कैसे ऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है। DNA molecule contain the information necessary for constructing and organizing cells. Functional segments of DNA are called genes. अब उसमें DNA के अंदर भी एक functional segments है, ठीक है, उसको हम कहते हैं genes. In a cell which is not dividing, this DNA is present as part of chromatin material. अब जो DNA के अंदर भी एक पार्ट है उसे हम कहते हैं chromatin material, ठीक है। जब सेल डिवाइड नहीं होते हैं तो क्रोमैटिन मटेरियल बहुत उलझे हुए होते हैं, इंटैंगल्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल भी नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है क्रोमैटिन मटेरियल विजिबल एज इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, द क्रोमैटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। जब डीएनए को, जब सेल को डिवाइड नहीं होना होता है तो क्रोमैटिन मटेरियल कैसा होता है, इंटैंगल्ड होता है, उलझा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बट जब सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने को होता है तो क्रोमैटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं अपने आप, ठीक है। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। अब न्यूक्लियस का यहाँ पे फंक्शन दे रखा है कि एक सेलुलर रिप्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। इसमें रिप्रोडक्शन का काम करता है, तो सेल डिवाइड होने का चांसेस भी इसी के पास होते हैं, तो and forms two new cells. It also plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop. ये भी डिटरमाइन करता है कि सेल किस तरीके का डेवलप होंगे, ठीक है, कितने डिवाइड होंगे, किस फॉर्म में डिवाइड होंगे, ये सब न्यूक्लियस का काम होता है। And what forms it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell.
Okay, in some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear membrane. Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid is called nucleoid. Okay, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल न्यूक्लियस के बाहर जो आउटर कवरिंग है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे बैक्टीरिया, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, दे हैव अ पोरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो एक बहुत अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, उसके पास न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिस सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है उसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ओके, ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। जिस ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है उसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट सेल ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ दी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। जैसे हमने फर्स्ट सेशन में अपना पढ़ा था कि ऑर्गेनल्स क्या काम करते हैं, काइंड ऑफ ऑर्गन्स होती है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस वो प्रोवाइड करता है, बट प्रोकैरियोट्स के पास क्या है कि उसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स तो है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो परफॉर्म बाय द पोरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। जब उसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ही नहीं है तो ये उसका जो काम है ना, आधा जो काम है वो साइटोप्लाज्म परफॉर्म करता है। ठीक है, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स बट नॉट प्लास्टिड्स एज इन यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, मूविंग ऑन टू सम क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपके एसएससी जेई में आ सकता है, और बहुत सारे आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके तो उसमें आ सकता है। तो बेसिकली यहाँ इस पीपीटी का मोटो यही था कि आपको बेसिक समझ में आए, ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू बेस्ड, आप ताकि वो सॉल्व कर सकें। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल इज सिंगल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, क्रोमोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स इज मोर देन वन। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट, कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, हमारा सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, बट यूकैरियोटिक में एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि किस ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, एंड दैट इज बैक्टीरिया। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाए होंगे और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप अपीयर होने वाले होंगे, तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप इसको तैयार कर सकते हैं एसएससी जेई के लिए और आरआरबी जेई के लिए। ठीक है, तो आप अगर आपने इस पीपीटी आराम से पढ़ी होगी तो आराम से जितने भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।